आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस में लगभग 35 साल का है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बेटर होगी मुसलमानों की पोजीशन या और ज़्यादा खराब होगी? हाँ, बिल्कुल बेटर हो सकती है। और हमेशा कुछ भी सिचुएशन हो, बेटरमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। अल्लामा इकबाल का वो शेर याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि साहब सबक फिर पढ़, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मुसलमान के लिए सबसे बहन चीज़ क्या है? उसका करैक्टर है, उसका अखलाक है। हुस्न अखलाक कहते हैं उसको भाषा में। जी, हुस्न अखलाक कहते हैं। वो अखलाक आप ले आइए अपने अंदर और फिर देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। जितना बुरा हाल है, ऐसा नहीं, देखिए जो मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को जो तो डेमोनाइजेशन किया गया, वो तो उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति रही है। और बहुत सारी झूठे मनगढ़ंत, झूठे बेबुनियाद आरोप मुसलमानों पे लगा के उन्हें सही साबित करने की कोशिश की जाती है। हम देखते हैं आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा शुरू से कि मुसलमानों को बदनाम करो, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराओ, ये गंदे रहते हैं, बद अखलाक होते हैं। ऐसा नहीं होता है। जिनका इंटरेक्शन मुसलमानों के साथ होता है, मुसलमान क्या होते हैं उनके बारे में आप पूछिए। अभी हमारे बिजनौर से किसी गांव से खबर आई कि एक लेडी थी हिंदू, उनका कोई भाई नहीं था, पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम थे, उन्होंने मुंह बोला भाई बहन का रिश्ता था, उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ से पहले अपने बच्चों से कह के मरे थे कि जब इनके यहाँ शादी होगी बच्चों की तो तुम भात देना ही हो, मेरी बहन है। ये तो उत्तर प्रदेश में कल्चर है। देखिए गुलाबो देवी मिनिस्टर है वहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट में गुलाबो देवी करके एक मिनिस्टर हैं। एक कोई उनके भाई हैं, वो बोले हनीफ, उनके यहाँ भात की रस्म के लिए गई थी। तो मैं कल्चर है, तो आज भी वो जो एक दूसरे के प्रति है वो जिंदा है। तो उस भाईचारे के की परंपरा को सामने लाने और उसे प्रोवोकेट करने की जरूरत है। इंसानियत सब कुछ चीज होती है। कोई भी धर्म जो है, आप किसी भी धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करो, उसके मूल में एक ही चीज है, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में हिंदी में कहते हैं मानव कल्याण, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर, और मुसलमानों को तो हुक्म है कुरान में। यूसुफ साहब, आप इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको, क्योंकि एक तो आप में वेरिएशन बहुत है, सिंपल वेरिएशन इसलिए चूँकि आप डिजिटल, आप प्रिंट और आप टीवी मीडिया, तीनों में आप एक दशक अलग अलग फील्ड में काम कर चुके हैं, तो ये तो वेरिएशन है। दूसरा ये है कि आपका अप एंड डाउन बहुत है। किसी जर्नलिस्ट का मुझे लगता है कि इतना अप एंड डाउन नहीं है कि वो 2 साल के लिए बिल्कुल एकदम वो हो, फिर एक अप करें, कहीं एडिटर हो जाएं, फिर तो आपका अप एंड डाउन बहुत है, इसलिए आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सीधे तौर पे कहूँ तो ठोकरा जाते हैं जीवन में, और आपको जो है इसलिए अनुभव अधिक है। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, और ये बहुत स्पेशल बात भी है कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी भी आप मुखर होकर आलोचना कर लेते हैं, और जो मुसलमानों के मौलाना हैं इनकी भी ज़बरदस्त आलोचना करते हैं, और आपके खिलाफ प्रदर्शन होने लगते हैं। ट्रिपल तलाक पे आपने इतना लिख दिया कि आपके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन होने लगे, बयान आने लगे, मौलाना आपसे नाराज होने लगे। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी जो परवरिश हुई है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है, और मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से मुखर होके साफ साफ बोलना सिखाया। वो कहते थे कि साहब अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो भी मुझे टोक देना, और उनसे कई बार उनके साथ भी हमारी बहस हुई मुद्दों पर। बाद में वो बड़े खुश होते थे कि तुमने बहुत अच्छा बोला। तो ये चीज़ हमें वहाँ से मिली। अगर किसी बच्चे का बाप उसे किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा होता है तो उसमें वो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो चूंकि हमने शुरू से सच के लिए लड़ना सीखा है, बोलना सीखा है, वो आदत हमारी आ गई है। तो जो बात गलत है वो गलत है, तो चाहे संघ वाले कहें, वो चाहे जमात इस्लामी वाले कहें। मैं तो ये पर्सनल नतीजे से, एक्सपीरियंस से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, धर्म से मतलब, धर्म के मोटे तौर पे 2 पहलू हैं। एक होता है कि धर्म आपका जिन चीज़ों को करने के लिए कहता है, धर्म तो बताता है भाई ये करना है, ये नहीं करना है। कुरान की जो आयतें हैं जिन्हें मुहकम कह, शरीयत के नाम पे मुसलमानों में जहालतें थोप दी गई हैं, उन्हें कहीं से अडोप्ट कर लिया गया है बिदअत बना के, और फिर हम उस पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही मानेंगे। वो आलिम नहीं है, वो जालिम है। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, और मैंने आर्टिकल लिखा था, ये एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट ने छापा था इसको,
मेरे शायद फेसबुक वॉल पे भी पड़ा होगा, और कुरान की आयतों का हवाला देते हुए मैंने लिखा है। तो जब कुरान में एक तरीका बता दिया कि साहब ऐसे करना है, तो उससे डेविएट होके आप क्यों फैसला कर रहे हो भाई? और हम ये बात जानते हैं, हमने सीखा, कुरान को पढ़कर हमने सीखा, और हम इसके बारे में चुप रह जाएं तो फिर तो हमारे मुसलमान होने पे लानत है, पत्रकार होने पे लानत है। ये तो मैं समझ गया आपकी बात, मगर मुझे एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना है क्योंकि थोड़ा समय हो गया है। यूसुफ भाई, आप एक छोटे शहर से आए, दिल्ली में आए, बड़े पत्रकार बने, ठीक ठाक आपने आइडेंटिटी विकसित की। एक समय ये माना जा रहा था कि आप किसी बड़े न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर बनेंगे, संभावना थी जी न्यूज़ के ही बनेंगे। थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन ये जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं या जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो कैरियर तलाशते हैं, ये जिनमें महत्वाकांक्षा होती है, इसमें भी चूँकि तरक्की, पदोन्नति होती है, प्रमोशंस का गेम होता है। रिपोर्टर जो है वो सब एडिटर बनता है, फिर एडिटर बनता है, उसका भी जीवन है। तो उस टॉप पोजीशन में किसी बड़े न्यूज़ चैनल के आने में क्या रुकावटें रही? नहीं, वो तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं है, ये वक्त करता है ना फैसला। और मैं तो कहूँगा कि जो लब अपने सी लिए होते, कुछ लोग कुछ रोज़ और जी लिए होते। जो लब अपने से लिए होते, जो लब अपने सी लिए होते, कुछ रोज़ और जी लिए होते। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जी न्यूज़ छोड़ने का फैसला सिर्फ जी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कद की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मतलब एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने काम किया वो जी न्यूज़ था, उससे मेरी आज भी पहचान जुड़ी हुई है। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि मैं ज़िंदगी भर जी न्यूज़ का शुक्रगुजार रहूँगा, उनके मालिकान का शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया, पूरी लिबर्टी दी, और मेरे काम में 11 साल का मेरा एसोसिएशन जी न्यूज़ के साथ रहा, और एक बार भी मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। जो मैंने स्टोरी जो मुझे लिखी, मेरी फितरत रही है कि जब मैं स्टोरी करता हूँ, न्यूज़ लिखता हूँ, तो उसमें मैं कोई पक्ष नहीं करता हूँ। वो ठीक है एक्चुअली। हाँ, तो वो सबसे बड़ा संस्थान मेरा था। उसके बाद मैं छोड़ के जी न्यूज़ छोड़ना मेरी कोई गलती नहीं थी। वो एक वक्त हो गया था, मुझे लगता था कि वहाँ मेरा ग्रोथ मेरी रुक गई। यहाँ जी न्यूज़ छोड़ के जो चैनल मैंने ज्वाइन किया था वो मेरी गलती थी, वो एक बड़ी गलती थी। उसके बाद वो करियर का जो पाथ था, जो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे आ गया, और फिर वो उसमें ऐसे ऐसे होता रहा, लंबा होता रहा। और उसके बाद फिर हालात ऐसे हो गए कि हम जैसे लोग जो है वो मार्केट से आउट हो गए या आउट कर दिए गए, या दोबारा जाने का उसमें मौका नहीं मिला, कोई अच्छा ब्रेक, कोई अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला। ये बात इसलिए एक चीज़ मैं ये कहता हूँ आज भी कि जितने बड़े टीवी चैनल हैं, जितने बड़े अखबार हैं, जिनके संपादक बैठे हैं, कोई संस्था एक न्यूट्रल टेस्ट ले ले, उसमें मुझे भी शामिल कर ले, तो भाई मैं किसी से 19 साबित नहीं रहूँगा, मैं 21 ही साबित रहूँगा, बशर्ते कि वो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता हो। मैं आज भी बात दावे के साथ कहता हूँ। ये एक्चुअली ये जो सवाल था, हमने एक्चुअली आपने इससे पहले हमने बहुत सारी बातचीत की यूसुफ अंसारी साहब से, उनको पॉलिटिकल, उनके कैरियर, उनकी पॉलिटिकल समझ और उनके प्रसंगों पर। लेकिन आखिरी की जो बातचीत थी, आखिरी का जो सवाल था, ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको बताने के लिए था, खासकर नौजवानों को बताने के लिए था कि एक व्यक्ति बहुत काबिल हो, लेकिन अगर वो टीम में नहीं खेल रहा है तो उसकी उपयोगिता कैसे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे आजकल आप इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी को ना खेल पाने पर सवाल उठाते रहते हैं। यूसुफ अंसारी साहब देश के एक जाने माने पत्रकार थे, और उस दशक में, 2000 के दशक में, वो देश के टॉप 5 जर्नलिस्ट में से एक थे, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट, जिनकी लाइव रिपोर्ट, जिनकी पॉलिटिकल रिपोर्ट, जिनकी संसद की रिपोर्ट शानदार होती थी। लेकिन धीरे धीरे कैसे उनके कैरियर को ब्रेक लगा और कैसे उनकी योग्यता, उनके कद और उनके पद में परिवर्तन आया कि देश में आज बहुत सारे संपादक ऐसे हैं जो उनके समकक्ष हैं या उनके जितना ही ज्ञान रखते हैं, या हो सकता है उनसे कम, मगर उनके पास उतने अवसर नहीं है जितने अवसर किसी दूसरे के पास इस समय है। बहुत धन्यवाद आपका यूसुफ अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।